नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईटी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर से एक नए विषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। हम रोज नए काम करते हैं, पूरे दिन में अनेक काम करते हैं। वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत। वे सभी क्रियाएं हैं। हम जो भी काम करते हैं वे सभी क्रिया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कछुआ जा रहा है, सूर्योदय हो रहा है, पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही हैं, दादी जी गीता पढ़ रही हैं तथा माँ पौधों को पानी दे रही हैं। अब इन वाक्यों में खेल रहे हैं, जा रहा है, हो रहा है, चहक रही हैं, पढ़ रही हैं तथा दे रही हैं क्या है? क्रियाएं हैं। ये सभी काम है जो कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है, तो इसीलिए इन्हें हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया करते हैं। तो या तो हम कोई कार्य करते हैं या फिर कोई ना कोई क्रिया स्वयं भी होती है, वे सभी हम क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब क्रिया दो रूप में संपन्न होती है। पहला, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो देखिए यहाँ कोई काम को कर रहा है, तो अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है पढ़ाने का। दूसरा रूप है वे अध्यापक हैं, किसी का होना भी क्या है? एक क्रिया है, तो यहाँ अध्यापक के होने का बोध है, तो इसलिए यहाँ क्रिया है। अब वाक्य में क्रिया क्यों महत्वपूर्ण होती है, आइए उसे जानते हैं। किसी भी वाक्य में कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है, तो जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्रिया होती ही होती है। कैसे? यदि मैं कह दूं मैं, तो ये पूरा वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। जब मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूं तो यहाँ मैंने क्रिया जोड़ी और वाक्य पूर्ण हो गया। तो क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होता है। दूसरा, क्रिया के बिना वाक्य रचना नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, यदि आप किसी वाक्य में क्रिया नहीं लगाएंगे तो वह रचना अपूर्ण होगी। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहता है। तो ये है क्रिया का महत्व। अब हम जानते हैं धातु के बारे में। क्रिया शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो सकता है, किसके आधार पर? लिंग, वचन या कारक के आधार पर उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए तो वो कैसे होंगी? जैसे पढ़ता, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, पढ़ना चाहिए, पढ़ो आदि। तो इन सब में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज समान है? पढ़। अब पढ़ जो अंश है वो सभी क्रिया में समान रूप से आया है, तो पढ़ क्या है? धातु है। आप उसी को जो है लिंग या वचन इनके अनुसार बदलते रहते हैं, तो धातु क्या हो गई? पढ़। अब जब धातु के साथ आप ना लगा देते हैं तो इनके रूप कैसे बदलते हैं? पढ़ में ना जोड़ने पर पढ़ना, लिख में ना जोड़ने पर लिखना, हंस में ना जोड़ने पर हंसना। तो ये है धातु। अब हम समझेंगे क्रिया के भेद को। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? अकर्मक तथा सकर्मक। पहले हम जानते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया है जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता या कर्ता को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक यानी कर्म के बिना। तो अब यहाँ उदाहरण देखिए। अंशु नाच रही है, गगन सो रहा है। इसमें कोई कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं। अब इन वाक्यों में नाच रही है और सो रहा है क्या है? क्रिया शब्द है। ये क्या है? क्रिया हो रही है यहाँ पर। नाच रही है क्रिया का फल अंशु पर तथा सो रहा है किस पर? गगन पर पड़ रहा है। अब इन क्रियाओं के साथ क्या नहीं है? कर्म नहीं है। इसमें कर्म का अभाव है, इसीलिए कर्म रहित ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अकर्मक कहलाएंगी। अब हम जानते हैं कि हम अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो क्रिया से पूर्व क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। तो आपको क्या करना है?
क्रिया के साथ प्रश्न सूचक शब्द लगाना है क्या। तो यदि यह क्या शब्द लगाने पर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वहां क्रिया अकर्मक होगी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चा हंस रहा है। बच्चा क्या हंस रहा है, क्या इसका कोई उत्तर है? उत्तर नहीं है, तो इसलिए ये क्रिया अकर्मक हुई। आपको प्रश्न सूचक शब्द लगाना है किसके साथ? क्रिया के साथ। वैसे ही हमें चलना चाहिए, हमें क्या चलना चाहिए, क्या इसका कोई उत्तर है? नहीं है, इसलिए यहाँ भी अकर्मक क्रिया है क्योंकि हमें कोई उत्तर नहीं मिला। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है, ऐसी क्रिया जो कर्म सहित होती हैं। जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा टेलीविजन देख रही है, राजेश अखबार पढ़ता है। अब इन दोनों ही वाक्य में कर्म मौजूद है और कर्म क्या है? टेलीविजन और अखबार। इसलिए क्योंकि यहाँ कर्म उपस्थित है, मौजूद है, इसीलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। अब हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? आइए इसे जानते हैं। क्रिया के साथ क्या, किसको प्रश्न लगाकर जब आप देखते हैं और आपको उत्तर मिल जाता है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। पहले जानते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, जिसमें एक कर्म हो। तो क्योंकि ये सकर्मक का भेद है तो इसमें कर्म तो होगा ही, परंतु केवल एक कर्म होगा। जैसे रीता खाना खा रही है। रीता क्या खा रही है? खाना। तो यहाँ हमें उत्तर मिला एक कर्म के साथ खाना। वैसे ही मनोहर गाना गा रहा है। मनोहर क्या गा रहा है? गाना। तो यहाँ भी हमें एक कर्म में उत्तर मिला, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। अब जानते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। जिन सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ भी नाम से क्या पता चल रहा है, जिसमें द्वि यानी दो कर्म हो। देखिए राकेश ने राजेश को पुस्तक दी। राकेश ने राजेश को क्या दी? पुस्तक दी। और हमने एक और प्रश्न पूछा, राकेश ने पुस्तक किसको दी? राजेश को दी। तो यहाँ दो कर्म मौजूद हैं। वैसे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। किसको पढ़ाया? बच्चों को। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। तो यहाँ भी दो कर्म है, बच्चों और पाठ। तो जहाँ दो कर्म मौजूद हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप कौन से प्रश्न सूचक शब्द लगाएंगे? क्या, किसे या फिर किसको, ये प्रश्न लगा सकते हैं। और क्या के उत्तर में प्राप्त कार्य को मुख्य कर्म और किसे या किसको से जो उत्तर मिल रहा है उसे हम गौड़ कर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। वो थे कर्म के आधार पर, अब हम जानेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पहले हम जानते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। जिन वाक्यों में एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापदों का प्रयोग होता है वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक धातुओं से बनी क्रिया मौजूद होगी। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी। अब देखिए यहाँ दो क्रियाएं मौजूद हैं, चल और पड़ी। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? साथ में रहना। तो देखिए यहाँ दो क्रियाएं साथ में हैं, चल और पड़ी, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। वैसे ही घंटी बज गई, यहाँ भी बज और गई, दो क्रियाएं मौजूद हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं उनमें पहली क्रिया मुख्य होती है, शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। तो उनमें से जो पहली क्रिया होगी वो क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी, मेन क्रिया होगी। और बाकी जो क्रियाएं होंगी वे गौण क्रिया होंगी या फिर सहायक क्रियाएं होंगी कि उसकी सहायता के लिए उनका प्रयोग किया गया। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन सहायक क्रियाओं को आप रंजक क्रियाएं भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद, जो है नाम धातु क्रिया।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो किससे बनती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अनुकरणवाची, जिसमें समान शब्द हों, सेम शब्द हों, तो उन्हीं से बनती हैं कौन सी क्रियाएं? नाम धातु क्रियाएं। तो देखिए ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा से बनती हैं कौन कौन सी है? जैसे लाज, लजाना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। तो ये थी संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया। अब देखते हैं सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? अपना से अपनाना। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं कौन सी हैं? तोतला, तुतलाना, गरम, गरमाना, नरम, नरमाना। तो ये सब क्या है? विशेषण शब्द है जिनका हमने नाम धातु क्रिया में प्रयोग किया। अब देखते हैं अनुकरणवाची। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अनुकरण यानी समान शब्द जो रिपीट होते हैं। जैसे थप थप से बनता है थप थपाना, भिन भिन से बनता है भिन भिनाना, खट खट से बनता है खट खटाना। तो हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाते हैं। तो ये थी हमारी नाम धातु क्रिया। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर तीसरा भेद, प्रेरणार्थक क्रिया। अब जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करता, दूसरों से करने की प्रेरणा देता है, उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहे हैं। अब यहाँ अध्यापक जो कि कर्ता हैं, वे स्वयं कार्य नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? बच्चों से वे कार्य करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक नौकर से कपड़े धुलवा रहा है, यानी मालिक खुद कपड़े ना धोकर किसी और यानी नौकर से धुलवा रहे हैं। तो यहाँ क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहले जानते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ किसी को उस काम के लिए प्रेरित करता है, तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि दूसरों को तो प्रेरित कर ही रहा है, परंतु स्वयं भी उस कार्य में वह सम्मिलित है। कौन? कर्ता। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ माँ तो यहाँ पर सम्मिलित है ही, लेकिन वह कार्य कर कौन रहा है? बच्चा। तो इसलिए यहाँ क्या है? पिलाती क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके विपरीत द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? जब कर्ता स्वयं काम ना करके, यानी इसमें वो खुद सम्मिलित नहीं होता है, वह दूसरों से यह कार्य करवाता है। जैसे माँ नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, यानी माँ वो दूध स्वयं ना पिलाकर बच्चे को दूध नौकर से पिलवाती है। तो यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दोनों के रूप देखते हैं कि मूल क्रिया को जब हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलते हैं तो कैसे उसका रूप बदल जाता है। जैसे यदि मूल क्रिया है लिखना, तो वह बन जाएगा प्रथम में लिखाना और द्वितीय में लिखवाना, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं भी सम्मिलित होगा, परंतु द्वितीय में वह स्वयं वो कार्य नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा। एक और उदाहरण देखिए, पढ़ना प्रथम में हो जाएगा पढ़ाना और द्वितीय में हो जाएगा पढ़वाना। तो ये थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, जिसके हमने दो भेद पढ़े, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब चलते हैं रचना के आधार पर अंतिम भेद की ओर, जो है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर खाना खाएगा, तो पहले वह क्या करेगा? पहले वो नहाएगा, उसके बाद वह खाना खाएगा। तो यहाँ एक कार्य यानी एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़कर खेलने जाएगा, तो पहले वह क्या करेगा? पहले वह पढ़ेगा, उसके बाद वह खेलने जाएगा। ध्यान रहे, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे कर लगाते हैं। तो जब आप पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं तो आप धातु के साथ कर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ से पढ़कर, सो से सोकर। जैसे वह सोकर खेलने जाएगा, तो पहले वो सोएगा, उसके बाद वह खेलने जाएगा। तो ये थी हमारी क्रिया, जिसमें हमने कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ा। तो आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं।
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ध्यान रहे सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती है, कौन कौन सी? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हमने सीखा क्रिया के बारे में कि क्रिया हमारे वाक्यों के लिए, हमारी भाषा के लिए कितनी जरूरी है। इसी के साथ आप इस पाठ का अभ्यास करिए, इनके उदाहरण लिखिए, ज्यादा से ज्यादा क्रिया को पहचानने का प्रयास कीजिए। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।